जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को पवन सीरीज के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सोल्यूशन के साथ साथ दोस्तों उसकी व्याख्या भी कर रहा हूँ और उससे संबंधित आपके एग्जाम में जो नए प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी दोस्तों बहुत ध्यान से चर्चा कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से चर्चा कर रहा हूँ। तो आप सभी मित्र इन प्रश्नों को देखिए, जो प्रश्न मैं करा रहा हूं उसके साथ में आपको नए प्रश्न जो देखने को मिल रहे हैं उन प्रश्नों को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कोई भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 10 प्रश्न कराए थे, उसके साथ में और भी प्रश्न मैंने बताए थे। ठीक है, आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 11 से बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 11वां नंबर। ठीक है, 11 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप किसी ठोस द्वारा घेरे गए किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। स्थान की माप कहलाती है। स्थान की माप कहलाती है। देखिएगा 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे कहता है क्षेत्रफल। दूसरा कहता है आयतन। और तीसरा दोस्तों आपसे कहता है धारिता। और चौथा ऑप्शन आपके पास परिमाप। अब ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सभी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह रहा पहला ऑप्शन क्षेत्रफल, फिर आयतन, फिर धारिता, फिर परिमाप। देखिए किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। देखिए आप कोई भी एक ठोस ले लीजिए, तो आप जानते हैं यदि कोई ठोस होगा तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो यानी कि ठोस में 3 विमाएं होती, कितना? त्रिविमाएं, 3 विमाएं होती, लंबाई भी होगी उसमें, चौड़ाई भी होगी और उसमें ऊंचाई होगी। तो जब 3 विमाएं होगी तो उसको क्या कहते हैं? उसको आयतन। यानी कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती? आयतन कहलाती। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल क्या द्विविमीय राशि होती है, 2 विमाएं उसमें होती हैं, एक लंबाई या चौड़ाई। जैसे आयत होता है, जैसे ये आयत है, देखिएगा ये आयत है, ठीक, ये A B और C हमारा आयत है, ABCD। अब देखिए आयत का सिर्फ ये एरिया, देखिए इसकी क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसकी सिर्फ आपके पास क्या है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई। तो आयत है, वर्ग है, इसमें क्या? इसकी केवल 2 विमाएं होती, लंबाई और चौड़ाई होती। तो जब केवल 2 विमाएं होंगी तो वह आकृति क्या? उसमें क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो इसका एरिया होगा वह क्षेत्रफल कहलाएगा। और जो धारिता होती, किसी बर्तन में कितना पानी आ जाता है, किसी बर्तन में जितना पानी आ जाता है उसकी क्या कैपेसिटी उस बर्तन की है, उस पात्र की क्या कैपेसिटी है, कितना पानी आ जाता है, वह उसकी धारिता कहलाती है। किसी बर्तन में जितना पानी आ जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। पानी तो द्रव, कोई भी द्रव आ जाए, पानी है, दूध है, पेट्रोल है, कुछ भी आ जाए, तो किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाता है तो उसकी धारिता कहलाती है। मान लीजिए कोई जग है, यदि किसी जग में क्या हम 250 ml के बर्तन से 5 बार पानी नहाते हैं, तो 250 मिलीलीटर के बर्तन से क्या 5 बार हम पानी नाप रहे हैं। तो 250 गुणे 5 कितना हो गया? 1250 हो गया। यानी कि कितना? 1250 मतलब 1 लीटर और 250 मिलीलीटर, इतना पानी उसमें आएगा। तो उस बर्तन की धारिता कितनी? 1 लीटर 250 मिलीलीटर हो गया, यानी उतना उसमें पानी आएगा। इतना ध्यान रखिए, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ आ जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति आपके पास हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो,
चाहे चक्री चतुर्भुज कुछ भी हो, कोई भी आकृति यदि आपके पास उसकी चारों भुजाओं या उसकी बाउंड्री को हम ऐड कर ले, जैसे आयत है तो इसकी बाउंड्री ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी कि उसकी बाउंड्री जो खींची गई उसको यदि हम ऐड कर लेते तो वह हमारा परिमाप कहलाता है। बात क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिएगा 11 के बाद 12 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, इसको भी रब कर दो 12 आपसे कह रहा है -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती, कितनी संख्या प्राप्त हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, कितने ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 0, तीसरा ऑप्शन आपके पास है अनंत एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 2। अब ध्यान से देखिएगा भैया, -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है? ध्यान से, जब भी आपसे परिमेय संख्याओं की बात करें और कोई भी, ध्यान सुनिएगा, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्या? दो परिमेय संख्याओं के बीच में, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। जैसे आपसे कहा है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 5 और 6, तो 5 और 6 भी हमारी परिमेय संख्या है, तो 5 और 6 की देखिए 5, इसके देखिए 5.1, 5 कमा देखिए 5.21 लिख सकते हैं, 5.11 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 5.12 लिख सकते हैं, 5.13, 5.16। आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, आप बुढ़ा जाएंगे, पर इसके बीच में जो संख्याएं कम नहीं होंगी, और कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। अब चाहे -1 के बीच में कहे, चाहे -5 और क्या 5 के बीच में कहे, कोई भी दो परिमेय संख्याएं कहे, ठीक है, उनके बीच में क्या होती है? हमारी अनंत परिमेय संख्याएं होती। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर डिजिट का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यह ध्यान रखना पूछा क्या है, ये दो परिमेय संख्या दे रखी है, उनके बीच की परिमेय संख्या पूछा, कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपको हमेशा अनंत ही टिक करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, नोट करते रहिए, ठीक। अगला, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिएगा, आपसे इस प्रश्न में और भी कुछ पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था अभी बताता हूं। पहले ऑप्शन लिखिए, 1 मीटर स्क्वायर, दूसरा 2 मीटर स्क्वायर, तीसरा 4 मीटर स्क्वायर, और अगला है आपके पास 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ग का परिमाप, तो आपको क्या दिया? वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना भैया आपके पास है? 4 मीटर कहा है। तो आप जानते हैं वर्ग का जो परिमाप, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए क्या 4a होता है। 4 गुणे भुजा, a का मतलब यहाँ का भुजा बराबर 4, यानी कि यहां से a बराबर 4/4, भाई a के गुणे में 4 है तो बटे में 4 जाएगा, काट लीजिए। तो जब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, a बराबर आपके पास 1 मीटर आएगा। तो यदि इसी प्रश्न में आपसे कहता, ध्यान सुनिएगा, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, तो इसकी भुजा बताइए, तो भुजा आपकी 1 मीटर आ चुकी है।
परंतु आपसे भुजा नहीं पूछा, आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप जानते हैं भैया वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ऐसे यदि अतुलग में आएगा तो ऐसे सॉल्व करोगे। अब भुजा आपकी क्या यहाँ ए, तो ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब मात्रक ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है में परिमाण मीटर में है, और क्योंकि क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं लंबाई चौड़ाई, इसलिए क्या मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। इसलिए मात्रक को भी बहुत ध्यान से देना है। यदि भुजा पूछता तो आपका क्या 1 मीटर आता, और आपसे क्षेत्रफल पूछा तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां तो ऑप्शन दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, हो सकता है पहला ऑप्शन लिख देता 1 मीटर और दूसरा ऑप्शन लिखता 1 मीटर स्क्वायर, और जल्दबाजी करते तो 1 मीटर को ही टिक कर देते। बात समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो? चलिए तो दोस्तों यदि हमारी कई भी बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अंतिम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे कहता, देखिए मैं कई सारी आपको आइडेंटिटी लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, वैसे आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यदि ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता तो और भी सारे प्रश्न बन सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपसे कहता तो यह होता a प्लस बी या a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, आपसे कहता a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये भैया यह होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आपसे कहता a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और कह सकता था a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, और क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होता है a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इतने आपसे, और इसी में से कोई और पूछ सकता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? या एक और देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, आपसे पूछा क्या a स्क्वायर माइनस 2 का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, देखिए कहाँ है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे किया इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसीलिए मैं सबके लिख दिए। ठीक हो गया, अगला देखिएगा 14 के बाद 15 नंबर, ये आप नोट कर लीजिए, इधर नोट करिए भाई फटाफट, तब तक हम 15 लिख रहे हैं। अगला दोस्तों आपसे कहता है 15 नंबर कि नोट हो गया, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं, कल भी मैंने चर्चा किया था, रैखिक समीकरण नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें। पहला देखिएगा 2m प्लस 3 बराबर 5m, अगला 5y माइनस y इक्वल टू 3, नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में
2p प्लस 1, यहाँ 2 की जगह 5 है, बराबर 4। अंतिम में आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 7। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास, नोट कर लिया ना इसको, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। और कौन सा रैखिक समीकरण है, मतलब अरैखिक समीकरण। देखिएगा रैखिक समीकरण का क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर मतलब x y z कोई भी हो सकता है जिसकी वैल्यू में ज्ञात नहीं होती, ऐसा समीकरण जिसमें चर की जो घात होती है, मैक्सिमम घात, वह एक ही हो, केवल एक ही हो। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर 2m प्लस 3 बराबर 2m प्लस 3 बराबर 5m। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2m को उठा के इधर ले जाओगे तो 5m में से 2m जाएगा तो 3m बराबर 3 आएगा। m को सॉल्व करोगे तो m की एक ही घात है, तो यह हमारा रेखीय समीकरण है, इसलिए यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सुनते रहिए ध्यान से। इसको जब भी सॉल्व करोगे तो 5y अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का 5 उठा के उधर ले जाओगे। भाई देखो 5y अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर, माइनस का 5 उठा के उधर ले जाएगा तो प्लस का 5, तो 5y इक्वल टू 8, यानी कि y इक्वल टू 8/5। देखिए y की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 ही तो है। अगला देखिए, इसको भी जब सॉल्व करोगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 10p प्लस 5 इक्वल टू 4, 10p प्लस 5 इक्वल टू 4, यानी कि 10p इक्वल टू 4 और माइनस का 5, यानी कि 10p इक्वल टू कितना, माइनस का 1, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/10 आया। तो देखिए यहाँ भी p की पावर एक ही है। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा, x प्लस 1/x इक्वल टू 7, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो लास्ट में तो यही बचा, यही होगा। पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए x जब एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 मानोगे तो क्या x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, 7x। तो देखिए x की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी, x मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पर 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ना कि रेखीय समीकरण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा, 15 के बाद 16। तो जितने घात का समीकरण होगा उस समीकरण में मैक्सिमम पावर जितनी होगी वह उतने घात का समीकरण। यदि मैक्सिमम पावर 1 आ रही तो वह रैखिक समीकरण, 2 आ रही तो द्विघात समीकरण, 3 आ रही मैक्सिमम पावर, पूरे इक्वेशन में देखोगे तो वह त्रिघात समीकरण कहलाएगा। जैसे त्रिघात जैसे लिखा हो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो ये हमारा 3 घात का समीकरण है। अगला आपसे कहता है, ये भी देखिए बहुत शानदार प्रश्न, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं 2021 में। एक त्रिभुज, इसके पहले जो कराए थे वो 2021 में आए, ये 2020 के हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है तो त्रिभुज होगा, कामा लगाओ, तो त्रिभुज होगा। अब आपसे जानना चाहता है जिस त्रिभुज की ये मापें हो तो वह त्रिभुज किस टाइप का होगा। ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, समकोण त्रिभुज। अगला ऑप्शन आपके पास है अधिक कोण त्रिभुज। और अगला ऑप्शन आपके पास है विषम बाहु त्रिभुज। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। देखिए आपके पास एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, इसकी लंबाई 3 है, 5 है और 8 है। देखिए यदि आपके पास कोई भी त्रिभुज है, ध्यान सुनिएगा, ABC, ये त्रिभुज हो गया ABC। तो भैया त्रिभुज तभी संभव होगा, ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज तभी संभव होगा जब उसकी 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे क्या हम कहते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA या AC। फिर क्या
बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी, फिर क्या सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब हमेशा कोई भी दो भुजाओं को जोड़ो, जैसे इसमें से एक 3 है, ये 5 है और फिर ए 8 है, तो कोई भी दो भुजाओं को जोड़ें, यदि जोड़ने पर उनका योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो त्रिभुज संभव होगा। तीनों कंडीशन होनी चाहिए संतुष्ट। जैसे 3 + 8, तो 3 8 3 11, 11 देखिए 5 से बड़ा है, अच्छी बात है। 8 5 13, 13 देखिए 3 से बड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तीसरी देखिए 5 + 3 8 और यहाँ भी 8, तो 5 3 8, 8 बराबर 8 आ रहा है। 5 और 3 8 भाई, ए बी और सी ए बी कहाँ गया, ए बी और सी ए प्लस ए बी जब जोड़ोगे सी ए प्लस ए बी तो 5 3 8 आता है और यहाँ भी 8 है, ग्रेटर देन बी सी होना चाहिए ना, ये तो बराबर आ गया, इसलिए ये क्या होगा, त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। तो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर हो रहा है कि क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये एक कोण उसमें क्या हो 90 डिग्री होगा, तो ए बी सी, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी यहां पर जो थीटा की वैल्यू हो वो क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो, और क्या हो 90, ऐसे लिखो, थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो बड़ी हो और 180 डिग्री से क्या हो छोटी हो। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 से छोटी होगी, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, अधिक। ठीक है, बात समझ में, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो असमान हो, जैसे ए बी सी लिया, तो ए बी बी सी और सी ए तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 16 के बाद 17 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या, निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो कल की क्लास में भी संख्याओं पे चर्चा किया और आज भी देखिए प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन क्या आपके पास 2, √2, 3.5 और 0। तो भैया देखिएगा आपसे पूछा जाना चाहता प्राकृतिक संख्या है, तो भैया प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे कहां से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे कहां तक जाती है प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। तो ऐसी संख्याएं हमारी कैसी कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा देखिए 2 हमारी जो होगी वह प्राकृतिक संख्या होगी, √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1.41 आता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या इसको करते रहोगे निकालते तो आगे और आता जाएगा। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। 3.5 दशमलव संख्या है और 0 हमारी क्या है यहाँ पर पूर्ण संख्या है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 एंड तो इन्फिनिटी तक ये सभी संख्या में क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अगला देखिएगा 18 नंबर आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा 4 ऑप्शन इसके भी दिए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 22/7,
दूसरा ऑप्शन पाई, तीसरा ऑप्शन 0.69 और चौथा ऑप्शन 5/√16। अब देखिए इसका तो सभी को पता होगा, परिमेय संख्या पहचानने का तरीका क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पूरा ध्यान से पढ़िएगा। पता चला आपने पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, और फटाफट पहला ही आंसर टिक कर दिया। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं, नहीं को जरूर टिक कर लें जिससे याद रहे। मतलब अपरिमेय संख्या पूछा है, वो आप जानते हैं पाई हमारी क्या होती, अपरिमेय संख्या होती। परिमेय संख्या क्या होती, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए 22/7 परिमेय संख्या, 0.69 इसको भी हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा सकते हैं, और 5/√16 और √16 मतलब 4, तो 5/4 सारी परिमेय संख्या है। सिर्फ पाई हमारी क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू ही 22/7 होती है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 22/7 का यूज किया जाता है। 22/7 हमारी परिमेय संख्या, जबकि पाई हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पाई हो गई, √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, ये भी हमारी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी, √5 √7 जिनका वर्गमूल ठीक ठाक ना निकले। और जैसे लिखा हो 5.6732532619 दशमलव के बाद ऐसे क्या हो आगे संख्याएं बढ़ती रहे, दशमलव लगाओ उसके बाद क्या कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही, तो ऐसी भी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। चलिए अगला 18 के बाद 19, 18 के बाद 19 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से 19 कह रहा है निम्नलिखित में सर्वसमिका है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। 2x + 3 = 5, दूसरा ऑप्शन 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2, अगला ऑप्शन 4x = 2x + 6 और अगला ऑप्शन है x + 4 = 6 - 3x। ध्यान सुनिएगा, सर्वसमिका और समीकरण, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, इन दोनों में अंतर क्या है। सर्वसंख्या उसे कहते हैं ऐसा प्रतिबंध जिसमें जो वेरिएबल हो, मतलब x y z जो भी वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू में पता नहीं हो, उसके क्या हो बहुत सारे मान हो सकते हैं, बहुत सारे मान हो सकते हैं, कोई भी मान हो सकते हैं, अनंत मान हो सकते हैं, बहुत सारे, कोई भी मान रखेंगे सबके लिए संतुष्ट करेगा। मतलब चर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया यदि प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सर्वसंख्या कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, चर मतलब वेरिएबल, चर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया यदि प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो उसे सर्वसंख्या कहते हैं, और चर के कुछ निश्चित मानों के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है उसे समीकरण इक्वेशन कहते हैं। क्लियर बात। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू आएगी, आप चेक करके देख लीजिएगा। इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, दूसरा ऑप्शन 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2, इसको थोड़ा ओपन करिए तो 2x + 2 आया, देखिए इधर कितना 2x + 2, देखिए इधर वाला पार्ट जो इधर वाला पार्ट सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन मिले, जब दोनों पार्ट सेम मिल जाए तो वह हमारा क्या सर्वसमिका होगा। अब आप LHS पार्ट लें और RHS पार्ट लें, और दोनों में LHS पार्ट में x की वैल्यू जो भी चाहे वो ले, यहां पुट करें इसमें, और RHS पार्ट में x की जो भी वैल्यू ले, 0 1 2 3 -5 -6 5/2 3/2 -2/3 जो भी वैल्यू चाहे वो ले और उसमें पुट करें, हमेशा आप LHS और RHS बराबर पाएंगे। तो जब भी हमेशा LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर होगा तो वह सर्वसमिका कहलाएगा। इसमें आप रख के चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू बारी-बारी से पुट करिए, और जब किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करें उसकी x की एक ही वैल्यू है, इसको भी सॉल्व क्या करेंगे 2x + 2 2x + 2 पूरा कर जाएगा, सॉल्व क्या होगा 10 समझ पाए है। तो जब भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी समीकरण को, तो वह हमारा किसी भी प्रतिबंध को वह समीकरण हो जाएगा, और जब नहीं सॉल्व कर सकते देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, इसी में हम क्या करेंगे LHS और RHS
बराबर दिखाएंगे, बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। तो प्रश्न 2 नंबर में भी आता है, इसलिए यही देता तथा सिद्ध कीजिए कि यह एक सर्वसंख्या है। तो आप LHS और RHS लेते हैं, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर दिखा देते हैं, 4 वैल्यू लेके बता देते हैं यहां प्रतिबंध हमारा एक सर्वसंख्या है। ठीक है, चलिए 19 नंबर के बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 20 कहता है कि 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81। तो x का मान होगा, x का मान होगा। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 है, देखिए जो 81 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिखिए तो 81 ही आएगा। अब जब आधार समान होते हैं तो भैया घातें भी हमारी समान हो जाती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी हमारी इक्वल हो जाती है। ठीक है, यहां से x बराबर कितना 4 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा -2, x बराबर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बात क्लियर होने क्लियर हुई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगला 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों आपसे कहता है परिमेय संख्या -24/25 के समतुल्य संख्या है, के समतुल्य संख्या है। ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 12/20, अगला -8/15, अगला -6/9 और लास्ट 4/11। जो भी इसमें से ऑप्शन सही हो इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न को करने बताऊंगा पर आप इसका उत्तर अपने हिसाब से जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले क्वेश्चनों के आगे जो पूछे जाएंगे पवन सीरीज के बस उनके साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।